हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राम राम सभी को। नीतू जाट, गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से आप लोग सभी लाइव आ जाइए। देखिए, बात कर रहे थे हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। कुसुम यादव, गुड मॉर्निंग। मौलिक अधिकारों के बारे में हम बात कर रहे थे और मौलिक अधिकारों के टॉपिक को हमने जो पढ़ लिया था वो बात कर रहे थे हम फ्रीडम यानी राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। जैविक राव, गुड मॉर्निंग। स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात कर रहे थे और उस टॉपिक को हमने पहुंचा दिया था आर्टिकल 19 तक। आर्टिकल 19 तक आप कंप्लीटली पढ़ चुके थे, जिसमें आपने पढ़ा था कल एक तो राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। बाकी कैंडिडेट जब तक लाइव आते हैं तब तक एक बार मैं कल का जो पीछे आपने पढ़ा था उसे रिपीट करवा देता हूँ। तो आर्टिकल 14 में आपने पढ़ लिया था विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 आपने पढ़ा था धर्म, लिंग, जाति, वंशक्रम, जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 आपने पढ़ा था कि सभी को लोक नियोजन में समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 17 आपने पढ़ा था छुआछूत का अंत करता है। और आर्टिकल 18 जो कि उपाधियों का अंत करता है, यानी वर्तमान में कोई भी व्यक्ति शिक्षा और सेना क्षेत्र को छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि का प्रयोग अपने नाम के साथ नहीं कर सकता है। प्रिया यादव, गुड मॉर्निंग। किसी भी उपाधि का प्रयोग व्यक्ति अपने नाम के साथ नहीं कर सकता है, छोड़कर शिक्षा क्षेत्र को और सेना क्षेत्र को। शिक्षा क्षेत्र जैसे हम बात करें, आपने अगर PhD किया तो आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी, तो आप अपने नाम के साथ डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सेना क्षेत्र में जो भी उपाधियां दी जाती हैं उनका प्रयोग आप अपने नाम के साथ कर सकते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा था राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपने आर्टिकल 19 आपने पढ़ लिया था। आर्टिकल 19 में क्या क्या बातें थी वो सब आपने पढ़ ली थी। आज हमें जो कंटिन्यू करना है वो आर्टिकल 20 से कंटिन्यू करना है। हाँ भाई, रविंद्र चौहान, नीनू, गिरीश कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। शीतल यादव, गुड मॉर्निंग। मोहित यादव, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हैं आप लोग सभी? वैसे एक बात है, लॉकडाउन के पूरे मजे आप लोग ले रहे हैं ना किसी प्रकार की टेंशन है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तो घर में कमाने वाले बैठे हैं, माता पिता हैं। अभी तो देखी थी ऐसी छुट्टी कभी लाइफ में? सोचा था कि ऐसी छुट्टियां हमें मिलेंगी? चिन्हू, गुड मॉर्निंग। चलिए टॉपिक की बातें कर लें। आर्टिकल 20 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 तक आपने पढ़ लिया था, उसमें किसी भाई को कोई भी डाउट हो तो वो कंसल्ट कर लेंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं। देखिए आर्टिकल 20 को लेकर क्या है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है राइट टू फ्रीडम। हाँ मोहित यादव, पहले स्टार्ट ही कर रहा हूं। तो आर्टिकल 20 की यदि हम बात करें, राइट टू फ्रीडम की हम बात कर रहे थे, स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात कर रहे थे, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 20 तक, आर्टिकल 22 तक चलेगा। जिसमें आर्टिकल 19 आपने पढ़ लिया था, 20, 21 और 22 ये अभी आपको पढ़ना शेष है। तो चलिए आर्टिकल 20 की हम बात करें तो आर्टिकल 20 कहता है कि कंजर्वेशन इन ऑफेंस, यानी अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध में उसे दोषी ठहराया जाता है, किसी भी आरोप में यदि उसे दोषी ठहराया जाता है और यदि उसका अपराध साबित नहीं हो पाता है, तो अपराध साबित होने से पहले उसके पास क्या अधिकार हैं, और यदि उसका अपराध साबित हो जाता है तो अपराध साबित होने के बाद उसके पास कौन कौन से अधिकार हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। यानी जो आर्टिकल 20 है वो आर्टिकल 20 किससे संबंधित है? वो संबंधित है दोस्तों कंजर्वेशन इन ऑफेंस। देखिए कंजर्वेशन इन ऑफेंस यानी हिंदी में हम इसे कहेंगे कि जब किसी भी व्यक्ति का कोई भी अपराध सिद्ध हो जाता है, तो अपराध दोष सिद्ध होने के बाद, यानी मैं कह दूं कि अपराध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब इसे आप समझिएगा ध्यान से, क्या क्या चीजें इसमें आर्टिकल 20 में आपको देखने को मिलेंगी। अपराध में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी अपराध के आरोप में आपको अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, और जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा,
अगर किसी भी अपराध का हम पर आरोप लगता है, हमने वो अपराध किया या फिर नहीं किया, लेकिन यदि किसी भी अपराध का यदि हम पर दोष लगता है और जब तक उस अपराध में आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता, साबित नहीं हो जाता कि आपने अपराध किया है, तब तक आपके पास कौन से अधिकार हैं? यानी अपराध साबित होने से पहले आपके पास कौन से अधिकार हैं और अपराध साबित होने के बाद आपके पास कौन से अधिकार रहेंगे, उनकी मैं यहां पर बात करूंगा। केपी यादव भाई, गुड मॉर्निंग, राम राम। चलिए टॉपिक की तरफ फोकस कीजिए। तो यहां पर देखिए 3 अधिकार आपको पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहला अधिकार कि जब तक किसी भी व्यक्ति का कोई भी आरोप जो उस पर लगाया है वो आरोप भाई साबित नहीं हो जाता, तब तक किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं कहा जा सकता। यह विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, किसी भी अपराध में संदेह के आधार पर यदि उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो जब तक उस व्यक्ति पर लगाया गया आरोप साबित नहीं हो जाएगा, यह आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने का काम किसका है? वो कोर्ट का काम है, वो न्यायालय का काम है। तो जब तक न्यायालय में किसी व्यक्ति पर कोई आरोप साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता। यानी इसमें सबसे पहला जो अधिकार आ गया, वो सबसे पहला अधिकार आ गया कि आरोप साबित होने से पहले, आरोप साबित होने से पहले व्यक्ति को अपराधी नहीं कहा जा सकता। जब तक किसी भी व्यक्ति पर उसके जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप साबित नहीं हो जाते, तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता। ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये आपका मौलिक अधिकार है कि आरोप साबित होने से पहले आपको अपराधी नहीं कहा जा सकता। एक तो ये आ गया आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 में दूसरा जो आता है वो दूसरा ये वर्णन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को खुद के ही विरुद्ध, यानी किसी भी प्रकार का दबाव देकर, किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का दबाव देकर उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये इसमें दूसरा प्रावधान आर्टिकल 20 में। और जो तीसरा प्रावधान है वो तीसरा प्रावधान है भाई, एक अपराध के लिए एक दंड। एक अपराध के लिए एक दंड, सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस। एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जाएगा। ये जो बात मिलेगी ये भी आपको मिलेगी आर्टिकल 20 में। यानी आर्टिकल 20 में हमने देख लिया भाई, आर्टिकल 20 में 3 प्रावधान हो गए। और वो 3 प्रावधान कौन कौन से हो गए कि एक तो आरोप साबित होने से पहले किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं कहा जा सकता, याद रखेंगे आप। दूसरा जो प्रावधान है वो यह है कि किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाकर उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए उसने अपराध किया या नहीं किया, जब वो न्यायालय में पहुंचता है तो वह अपने फेवर में गवाही देता है कि मैं बेकसूर हूं, या जो भी बात है वो अपने फेवर में गवाही देता है। तो प्रावधान यह है कि किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाकर उसे खुद के अगेंस्ट गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वो खुद के विरोध में बोलने के लिए बाध्य नहीं है। और तीसरा प्रावधान आप देख रहे हैं, एक अपराध के लिए एक दंड। यानी अगर व्यक्ति ने कोई एक अपराध किया है तो उसे एक ही बार पनिश किया जाएगा, एक ही बार सजा दी जाएगी। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आज जून चल रहा है, जून में किसी व्यक्ति को किसी भी आरोप में अरेस्ट किया गया। अब ये तो है नहीं कि भाई उसे आज अरेस्ट किया गया तो आज ही कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला आ जाएगा। जो भारत की जो जुडिशियल प्रोसीजर है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा सा समय भी लगेगा। मान लीजिए इस पर 3-4 महीने सुनवाई चली और आगे चलकर नवंबर महीने में इस व्यक्ति का अपराध साबित हो गया और कोर्ट ने इसे 2 वर्ष की सजा सुना दी। कोर्ट ने इस व्यक्ति को 2 वर्ष की वही सजा सुना दी। तो अब आप मुझे एक बार ये बता सकते हैं कि उसकी जो 2 वर्ष की सजा होगी वो 2 वर्ष की सजा नवंबर से स्टार्ट होगी या फिर जून से स्टार्ट होगी? मैं ये कह रहा हूं कि उस व्यक्ति को जून में अरेस्ट करके हिरासत में रख लिया गया, वो जून से लेकर नवंबर तक वो व्यक्ति हिरासत में रहा है। नवंबर में कोर्ट ने फैसला दिया कि व्यक्ति अपराधी है और उसे अपराधी घोषित करके उसे 2 साल की सजा सुना दी गई। अब उसकी जो 2 वर्ष की सजा है तो भाई वो 2 वर्ष की सजा नवंबर से स्टार्ट होगी या फिर जून से स्टार्ट होगी? तो जैसा कि केडी बता रहा है कि भाई जून से स्टार्ट होगी। नीनू नवंबर से, कुसुम यादव नवंबर से, जैविक राव नवंबर से। आप
मुझे कह रहे हैं कि भाई नवंबर से सजा स्टार्ट होगी। अभी मैं आपको क्या कह रहा था कि सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस, एक अपराध के लिए एक सजा, प्रिया यादव, नवल गुज्जर, सभी आप कह रहे हैं नवंबर से। मैंने क्या कहा, सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस, एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार सजा दी जाएगी। आपने ये कहा कि सजा नवंबर से स्टार्ट होगी, तो देखना एक अपराध के लिए भाई सजा कितनी हो गई। एक तो वो सजा वो नवंबर से लेकर आगे 2 वर्ष की सजा भुगतेगा, और एक उसकी वो सजा हो गई जो वो जून से लेकर नवंबर तक हिरासत में रहा। भाई जून से लेकर अगर व्यक्ति नवंबर तक घर पर है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर बोला था कि किसी व्यक्ति को जून में हिरासत में ले लिया गया। अब वो जून में हिरासत में लेकर जब तक उसका अपराध साबित नहीं हो जाएगा तब तक वो हिरासत में है, तो हिरासत में है तो भाई ये भी तो उसकी सजा ही है। ध्यान रखना, अगर अपराध साबित होने से पहले कुछ समय तक यदि व्यक्ति न्यायिक हिरासत में रहता है तो जितने दिन तक वो हिरासत में रहा है वो दिन उसकी सजा में काउंट कर लिए जाते हैं। ध्यान रखना विशेष रूप से। अगर आप कहेंगे कि नवंबर से उसकी 2 वर्ष की सजा शुरू होगी, फिर तो भाई 2 सजा मिल गई उसे, एक तो जून से नवंबर तक की और दूसरी वो जो नवंबर से आगे 2 साल की भुगतेगा। इसलिए क्या किया जाएगा, प्रावधान क्या है कि उसकी जो पनिशमेंट शुरू होगी वो कहां से शुरू हो जाएगी, वो जून से ही शुरू हो जाएगी। यानी जितने दिन व्यक्ति न्यायिक हिरासत में रहा उन दिनों को उसकी सजा में काउंट कर लिया जाता है, उन दिनों को वहां पर सजा में कम कर दिया जाता है। जैसा कि शीतल यादव बता रही थी कि भाई जून से स्टार्ट होगी, बिल्कुल शीतल जून से स्टार्ट होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस का मतलब क्या है कि एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार सजा दी जाएगी। दूसरी बात आप ध्यान रखना कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है, अभी जब आप पढ़ते हुए जाएंगे, देखिए फंडामेंटल राइट्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें याद करने का मैटर ज्यादा है। ये सारी चीजें आपको भाई याद ही करनी पड़ेगी। इसके बाद आगे वाले जो भी पार्ट आएंगे, चाहे फिर वो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, वो वहां क्या होता है, सब कुछ समझने का मैटर होता है। तो वहां किसी प्रकार की बोरियत भी महसूस नहीं होती है। ये तो थोड़ा सा यहाँ पर मैटर ही ऐसा ही चल रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब आप आगे आर्टिकल 352 पढ़ेंगे, जहां पर आप नेशनल इमरजेंसी पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान सभी मौलिक अधिकार टर्मिनेट कर दिए जाते हैं। नागरिकों से सभी मौलिक अधिकारों को वंचित कर दिया जाता है, लेकिन 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनसे कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता, और वो 2 कौन से होंगे, एक होगा आर्टिकल 20 और एक होगा आर्टिकल 21 अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं। 21 में कौन सा आएगा, तो आर्टिकल 20 और 21 दोनों अपने आर्टिकल ऐसे हैं, दोनों मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिन मौलिक अधिकारों से हमें कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे सामान्य काल हो चाहे आपातकाल हो। इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो टर्मिनेट कर दिए जाते हैं। सारे मौलिक अधिकारों को नागरिकों से छीन लिया जाता है। जब तक आपातकाल रहेगा तब तक नागरिकों को आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मौलिक अधिकार का लाभ नहीं मिलेगा। और बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते, तो आप ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते, बाकी सारे निलंबित हो जाते हैं। अब ये निलंबित क्यों नहीं होते, आर्टिकल 20 आपने पढ़ लिया है। आर्टिकल 20 में 3 प्रावधान है। इसमें सबसे मेन प्रावधान तो भाई ये हो गया, सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस, एक अपराध के लिए एक सजा, एक अपराध के लिए एक दंड। मान लीजिए आपातकाल के दौरान अगर इसे भी, आर्टिकल 20 को भी अगर टर्मिनेट कर दिया जाए, इसको भी यदि नागरिकों से छीन लिया जाए, तो फिर तो आपातकाल में ऐसा हो जाएगा कि व्यक्ति एक बार अपराध करेगा और एक ही अपराध के लिए हो सकता है कि एक से अधिक बार उसे सजा मिल जाए, क्योंकि अधिकार हमारे पास रहेगा नहीं। इसलिए ध्यान रखें विशेष रूप से कि यह अधिकार कभी भी हमसे नहीं छीना जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 से हमें कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता है। तो क्लियर है भाई यहां तक? जल्दी से बता दो एक बार। आर्टिकल 20 में किसी भी भाई को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी आप इसे कैप्चर कर लीजिए। हाँ भाई, समझ में आ गया होगा सभी को आर्टिकल 20। शीतल यादव, यस सर। प्रवीण, नो डाउट। चलिए, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं और उस प्रश्न का आप मुझे आंसर देंगे। अभी मैंने ये कहा कि इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। बाकी सभी जो आर्टिकल हैं, सभी फंडामेंटल राइट्स से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी हमें किसी भी मौलिक अधिकार का लाभ नहीं मिलता।
अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, यानी आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते, एक तो ये ध्यान रखना आप, आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते। प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा था जिसका आप मुझे आंसर देंगे? प्रश्न में आपसे पूछ रहा था कि जब आपातकाल लगता है तो आपातकाल के दौरान सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसे टर्मिनेट किया जाता है? आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को सबसे पहले निलंबित किया जाता है? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए आपका। आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को सबसे पहले निलंबित किया जाता है? देखिए, मैं प्रश्नों की भी आपसे साथ में बात करता हुआ चल रहा हूं, जो एग्जाम में आने की संभावना होती है वो प्रश्न मैं आपको साथ में बताते हुए चल रहा हूं। तो ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में देखा गया है, आगे भी आ सकता है कभी परीक्षा में, कि आपातकाल के दौरान दो प्रश्न मैंने आपको बता दिया। अगर ये पूछा जाए कि आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते। और अगर ये पूछा जाए कि आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद सबसे पहले निलंबित किया जाता है, तो वो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा अनुच्छेद सबसे पहले निलंबित किया जाता है। क्या बात है यार, आंसर नहीं आ रहा किसी का भी? या तो फिर आप मुझे कमेंट में यही लिख दिया करो कि सर नहीं पता, ताकि मैं बता दूं, आपका वेट ना करूं फिर इतनी ज्यादा देर तक। बिल्कुल केडी, हाँ ये देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, अपने आप में परफेक्ट कोई नहीं है, और आप तो वैसे भी सीख रहे हैं, आप तो स्टूडेंट हैं, तो आप सीधा मुझे कह सकते हैं कि नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, लेकिन बस ज़्यादा वेट मत करवाया करो। बिल्कुल आपने बता दिया कि नहीं पता। देखिए, मैं बताता हूँ कौन सा आर्टिकल सबसे पहले टर्मिनेट होता है। आर्टिकल जो 19 है, जो कल आपने पढ़ा था, उस आर्टिकल 19 को सबसे पहले निलंबित किया जाता है। याद रखना एक प्रश्न के रूप में कि जब भी इमरजेंसी लगेगी तो इमरजेंसी के दौरान सबसे पहले टर्मिनेट किया जाएगा आर्टिकल 19 को। इसे सबसे पहले नागरिकों से वंचित कर दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे सारे मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, छोड़कर 20 व 21 को। आर्टिकल 19 कल आपने पढ़ लिया था। आर्टिकल 19 क्या है? देखिए, आर्टिकल 19 में विचार अभिव्यक्ति का अधिकार आता है, फ्रीडम टू स्पीच। इसी में आता है फ्लैग होस्टिंग, इसी में आता है भारत भ्रमण का अधिकार, इसी में आता है भारत में निवास का अधिकार, इसी में आता है धरना प्रदर्शन का अधिकार, रैली निकालने का अधिकार, हड़ताल का अधिकार। वो सारे अधिकार आर्टिकल 19 में ही आते हैं। इसलिए सबसे पहले आर्टिकल 19 को ही टर्मिनेट किया जाता है, ताकि कहीं किसी भी जगह धरना प्रदर्शन ना हो, लोग विरोध ना कर पाएं। तो सबसे पहले आर्टिकल 19 को टर्मिनेट किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे सारे मौलिक अधिकार हमसे वंचित कर दिए जाते हैं, छोड़कर आर्टिकल 20 व 21 को। तो भी क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए, आर्टिकल 20 आपने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में कि आर्टिकल 21 क्या है। अच्छा, एक आप में से जितने भी कैंडिडेट मुझे लाइव देख रहे हैं, आपको एक बात बता दूं कि कई कैंडिडेट्स के मेरे पास मैसेज और फोन आ चुके हैं कि सर क्या रिट एग्जाम 2 सितंबर को होगा। देखिए, अभी अभी शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि रिट जो है वो 2 सितंबर को ही करवाया जाएगा। 10 जून से उसका नोटिफिकेशन, 10 जून से उसके फॉर्म भरवाए जाएंगे और 2 सितंबर को ही रिट एग्जाम करवाया जाएगा, जिसमें जितनी सीटें हैं 31,000 जिसमें सीट डिसाइड की गई हैं, जिसमें से लगभग 16,500 सीट फर्स्ट लेवल के आएंगी, लगभग 13,500 सीटें जो आएंगी वो सेकंड लेवल की आएंगी। ये अभी जो सरकार ने जो नई घोषणा की है, और साथ में रेट का जो सेकंड लेवल होगा उसमें जो 70-30 का जो वेटेज हुआ करता है, उस वेटेज को समाप्त करने की घोषणा की गई है। 90-10 का वेटेज किया गया है। तो ये एक आपके लिए खुशखबरी भी है कि 2 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो उसकी तैयारी आप कंटिन्यू करते रहें। मोहित यादव सर, एयरफोर्स का एग्जाम कब होगा? भाई देखिए, जैसे ही कंप्लीटली लॉकडाउन हट जाएगा ना, अभी तो अनलॉकिंग की प्रोसेसिंग चल रही है, आपको पता है अनलॉक फर्स्ट ये शुरू हुआ है, तो जैसे ही कंप्लीट लॉकडाउन हट जाएगा तो जितने भी भर्तियां पेंडिंग हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के, एग्जाम सभी के करवाए जाएंगे। एग्जाम सभी के करवाए जाएंगे। विशेष रूप से ध्यान रखना आप इस बात को, इस चक्कर में ना बैठें कि एग्जाम नहीं होंगे। कई तो मुझे ये भी कह रहे हैं कि सर सरकार ने ये घोषणा कर दी कि 1 साल तक कोई भर्ती नहीं आएगी। भाई बिल्कुल सही बात है, 1 साल तक हो सकता है कोई नई भर्ती ना आए,
उसका मतलब यह है कि कोई भी नई वैकेंसी हो सकता है 1 साल तक ना दी जाए, लेकिन जितने भी पेंडिंग वैकेंसीज हैं उनके सभी के एग्जाम करवाए जाएंगे। जिनकी पहले घोषणा हो चुकी है उनके सभी के एग्जाम करवाए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा एसएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, एसएससी ने भी एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया। तो ध्यान रखें, एग्जाम सभी होंगे। आप अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कोताही ना बरतें, तैयारी को अपनी कंटिन्यू जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार से चलते रहें। प्रवीण कुमार कह रहे हैं ईवीएस की तैयारी और करवा दो। भाई चलिए आज एक बार स्टाफ के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, ईवीएस का टाइम निकालते हैं कभी ना कभी, देखते हैं सुबह या फिर रात को लेट नाइट ईवीएस की क्लास की व्यवस्था करते हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि आप देख रहे हैं दिन में 8 बजे से सुबह 8 से रात को 8 बजे तक कंटिन्यू क्लास चल रही है। कुसुम यादव सर 90-10 कैसे? ये कुसुम यादव अभी मेरी साइकोलॉजी की क्लास आएगी ना 1 बजे, उस क्लास में सारे कैंडिडेट रेट के ही होंगे, तो वहाँ मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अभी तो क्योंकि सभी प्रकार के कैंडिडेट मुझे देख रहे हैं, तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका रेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो साइकोलॉजी क्लास होगी उसमें सारे रेट वाले ही कैंडिडेट होंगे, तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा 90-10 का मतलब क्या है, वो 1:15 बजे वाली क्लास में देखना आप। चलिए फिलहाल अगले आर्टिकल की बात करें। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। देखिए आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है भाई फ्रीडम टू लिव। फ्रीडम टू लिव जिसे हम कहते हैं कि अपने प्राणों की रक्षा का अधिकार, अपने शरीर की रक्षा का अधिकार, या फिर इसे मैं कह सकता हूं फ्रीडम टू लिव यानी जीवन जीने का अधिकार। सीधा सा मैं आपको ये कह दूं, जीवन जीने की स्वतंत्रता, इसे हम कह सकते हैं। देखिए प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, इसी को हम कह सकते हैं जीवन जीने की स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता यानी अपने प्राणों, अपने, हाँ बिल्कुल रविंद्र चौहान, स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता या फिर जीवन जीने का अधिकार, इसे हम कह सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 21 में अपने जीवन जीने के लिए कौन कौन से अधिकार आते हैं, वो एग्जाम के लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं मौखिक रूप से आपको बोल के बता रहा हूं। जीवन जीने के लिए क्या क्या जरूरी है, जीवन जीने के लिए हमें यहाँ पर कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 21 में। तो देखिए आर्टिकल 21 में आता है शुद्ध भोजन में पानी का अधिकार। इसमें एक प्रावधान है कि आप यदि कहीं भी किसी भी संस्था में जाते हैं, किसी भी प्रकार की संस्था में यदि आप जाते हैं, चाहे आप एक 5 स्टार होटल में चले जाएं, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी स्कूल कॉलेज में, कहीं भी यदि आप जाते हैं, तो वहां पर आपको पीने का पानी और हाथ धोने का पानी निःशुल्क मिलेगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, वो हर एक जगह आपको अवेलेबल मिलेगा किसी भी प्रकार की संस्था में। दूसरा इसमें आता है चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार। आर्टिकल 21 में आता है चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी रोग से पीड़ित है, किसी भी बीमारी से पीड़ित है, तो वह किसी भी प्रकार की हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा सकता है, क्योंकि ये प्राणों की रक्षा का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। यदि आप चिकित्सा प्राप्त नहीं करेंगे तो आपको अपने, हो सकता है जीवन को खोना पड़ जाए। और यहां तक कि आर्टिकल 21 में व्यक्ति को इतना भी अधिकार नहीं दिया गया कि वो स्वयं का जीवन छीन सके। ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना। आपने देखा होगा हमें आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है, हमें सुसाइड करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति सुसाइड नहीं कर सकता, यानी वो स्वयं की जान नहीं ले सकता, ये बात कहता है आर्टिकल 21, क्योंकि सभी के पास जीवन जीने का अधिकार है। इसी में इसमें कौन कौन से आते हैं, मैंने जैसा कि आपको बता दिया, शुद्ध भोजन में पानी का अधिकार आता है, चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार आता है। आर्टिकल 21 में एक और जोड़ा गया है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। वो आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ये बाद में जोड़े गए हैं। कौन कौन सा जोड़ा गया, देखिए राइट टू प्राइवेसी जोड़ा गया है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। जो आपने एक विवाद पढ़ा होगा, कौन सा विवाद था, विवाद जरूर ध्यान रखेंगे कौन से विवाद में इसको जोड़ा गया है। तो एक विवाद था आधार कार्ड विवाद, काफी चर्चा में आया था। आपने पढ़ा होगा कि जो आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड मानव की प्राइवेसी का हनन करता है। आधार कार्ड व्यक्ति की प्राइवेसी का हनन करता है, क्योंकि आप देखेंगे कि आजकल हर एक जगह आधार अनिवार्य कर दिया गया है। अब हो सकता है कोई भी व्यक्ति अपनी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल, मेरा एड्रेस वगैरह में किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आधार हर एक जगह कंपलसरी किया गया है, और जहां पर भी मेरा आधार कनेक्ट होगा तो मेरे आधार से संपूर्ण डिटेल उनके पास पहुंचेगी। तो इस प्रकार ये कहा गया कि आधार प्राइवेसी का हनन करता है, व्यक्ति की निजता का हनन करता है। काफी लंबा विवाद चला सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड विवाद, जो कि आज तक का दूसरा सबसे लंबा विवाद है।
ये भी ध्यान रखेंगे। आधार कार्ड विवाद आज तक चलने वाला दूसरा सबसे बड़ा विवाद है। इस विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि जो निजता का अधिकार है, जो प्राइवेसी का अधिकार है, वो प्राइवेसी का अधिकार मानव को प्रकृति ने दिया है। क्योंकि आपको भी पता है कि मानव के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको इंसान खुले में नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम खुले में नहीं कर सकते। उन कार्यों को करते समय हमें प्राइवेसी बरतनी ही पड़ती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी का अधिकार मानव को प्रकृति ने दिया है और हम इसे छीन नहीं सकते। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के प्रयोग को बंद तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, आधार कार्ड की लिमिट को थोड़ा सा कम कर दिया, यानी आधार कार्ड के प्रयोग को सीमित कर दिया। और उसे सीमित करते हुए प्राइवेसी का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, बस पूछा इतना जा सकता है कि निजता का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो आप ध्यान रखेंगे कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में ही आता है। राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 में आता है। इसी के साथ साथ इसमें एक और जोड़ा गया था, आर्टिकल 21 में ही आता है, अच्छी व पूरी नींद लेने का अधिकार। यह भी आर्टिकल 21 में ही आता है। केडी पूछ रहे हैं फर्स्ट कौन सा है सर जी? भाई शायद आप ये पूछ रहे हैं कि भारत का पहला सबसे बड़ा विवाद कौन सा है ना। 1973 में हुआ था एक केशवानंद भारती विवाद, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। रविंद्र चौहान पूछ रहे हैं आधार विवाद कब से कब तक चला। देखिए मैं दोनों बता देता हूं, रविंद्र भाई और केडी भाई दोनों का आपका आंसर दे रहा हूं। केशवानंद भारती विवाद हुआ था 1973 में, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। वो भारत का सबसे बड़ा चलने वाला विवाद है जिस पर 8 महीने सुनवाई चली थी। और आधार कार्ड विवाद है, वो आधार कार्ड विवाद भारत का दूसरा सबसे लंबा चलने वाला विवाद है जिस पर 4.5 महीने सुनवाई चली थी। ये बड़ा हम इस आधार पर नहीं कह सकते कि कितने साल तक चला, बड़ा इस आधार पर कहा जाता है कि उसमें सुनवाई के दिन कितने थे, यानी कितने दिनों तक सुनवाई हुई। तो आप रविंद्र चौहान ये ना देखें कि कब से कब तक चला, आप ये देखें कि कितने दिन तक सुनवाई हुई। तो केशवानंद भारती विवाद सबसे बड़ा था जिस पर 8 महीने सुनवाई हुई थी, और आधार कार्ड विवाद दूसरा सबसे बड़ा विवाद था जिस पर 4.5 महीने सुनवाई हुई थी। तो उम्मीद करता हूं रविंद्र और केडी दोनों को भाई आपका आंसर मिल गया होगा। मैं बात कर रहा था अगला, इसमें आर्टिकल 21 में जोड़ा गया अच्छी व पूरी नींद लेने का अधिकार। ये जोड़ा गया था, एक विवाद हुआ था, विवाद का नाम था बाबा रामदेव। सभी जानते हैं बाबा रामदेव को, बाबा रामदेव वर्सेज दिल्ली पुलिस। बाबा रामदेव वर्सेज दिल्ली पुलिस विवाद एक हुआ था। आपने देखा होगा कि एक मुद्दा बहुत चर्चा में आया था कि बाबा रामदेव को एक सम्मेलन में से, एक सभा में से औरतों के कपड़े पहनकर भागना पड़ा था। आप बहुत मीडिया में वायरल हुआ था वो उस समय। तो उस समय एक विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव ने याचिका लगाई कि दिल्ली पुलिस एक तरीके से इतना पीछे पड़ी हुई है कि मुझे चैन से सोने में नहीं दे रही है, और अगर मैं सो नहीं पाऊंगा, चैन से सो नहीं पाऊंगा तो मेरी तबीयत खराब होगी, तबीयत खराब होगी तो मेरे प्राणों की रक्षा नहीं होगी। और आर्टिकल 21 हमें प्राणों की रक्षा का अधिकार देता है, जीवन जीने का अधिकार देता है। तो इस बाबा रामदेव वर्सेस दिल्ली पुलिस विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को अच्छी व पूरी नींद लेने का अधिकार दे दिया है, जैसा कि आपके सभी के पास है। अब यह मत सोच लियो कि भाई सुबह सुबह घर वाले उठाएं और कह दो कि ना हमारे पास तो अधिकार है। अधिकार तो है आपके पास, लेकिन घर वालों की बात मानना हमारा कर्तव्य भी है, यानी हमारे राइट्स और हमारी ड्यूटीज दोनों का हमें एक साथ लेके चलना है। हमारे अधिकार क्या है और हमारे कर्तव्य क्या हैं। तो ये भाई आर्टिकल 21 में आता है। इसी में आर्टिकल 21 में एक और आता है जीवन जीने के लिए जो कि जरूरी है, और वो आता है विवाह करने हेतु, शादी करने हेतु कौमार्य परीक्षण करवाने का अधिकार। विवाह करने हेतु कुसुम यादव, नीता अंबानी, ये नीता अंबानी विवाद नहीं है भाई। नीता अंबानी विवाद में जोड़ा गया था कि बिना सुरक्षा कारणों के किसी व्यक्ति का फोन टैप नहीं किया जा सकता, वो नीता अंबानी विवाद में जोड़ा गया था। वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको याद करना पड़े। देखिए मैं उतना ही आपको करवा रहा हूं। मैंने कल भी एक बात बोली थी कि किसी भी सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पढ़ लें उतना ही कम है। जीके तो जितनी पढ़ लेंगे उतनी ही कम है, लेकिन मैं आपको उतनी ही करवा रहा हूं जितनी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है।
हाँ, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप उसे कंसल्ट करते हुए चलें, मैं बताता रहूंगा आपको, लेकिन अपनी तरफ से मैं उतना ही करवा रहा हूं जितना आपके एग्जाम के लिए चाहिए। सीजीएल तक का लेवल में लेके चल रहा हूं, सीजीएल तक किसी भी एग्जाम में किसी भी रूप में बैठ जाएं टेंशन फ्री होकर। तो कुसुम यादव नीता अंबानी जो विवाद था, उस नीता अंबानी विवाद में यह जोड़ा गया था कि किस बिना सुरक्षा कारणों के, विदाउट एनी सिक्योरिटी रीजन, किसी भी व्यक्ति का फोन टेप नहीं किया जा सकता। ये नीता अंबानी विवाद था। यहां पर मैं बात कर रहा हूं विवाह करने हेतु कौमार्य परीक्षण करवाने का अधिकार, यह सरबजीत कौर विवाद था। जैसा कि सुदेश शर्मा ने बताया, सरबजीत कौर विवाद था, विवाह करने हेतु कौमार्य परीक्षण करवाने का अधिकार। इसका आपको विवाद याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी मैं बता देता हूं, यह सरबजीत कौर विवाद था। अब इसमें था क्या वो भी मैं आपको बता दूं कि विवाह करने हेतु आपने कई बार देखा होगा, देखिए आप कई बार न्यूज़पेपर में ऐसे मामले पढ़ते होंगे कि लड़के और लड़की की शादी हो जाती है, शादी के बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया जाता है, लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया जाता है कि लड़के में या लड़की में फिजिकली या मेंटली, शारीरिक या मानसिक रूप से कोई ऐसी कमी है कि वो शादी के लिए मतलब अनफिट है, वो फिजिकली या मेंटली वो शादी के लिए अनफिट है। वो बाद में शादी के बाद पता लगता है तो घर वालों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया जाता है कि घर वालों को पता था, इन्होंने बताया नहीं कि लड़का या लड़की अनफिट है शादी के लिए। तो इन प्रकार के मामलों का निपटारा करने के लिए हमें ये अधिकार दे दिया गया है कि विवाह करने हेतु हम लड़का और लड़की विवाह करने से पहले एक दूसरे का कौमार्य परीक्षण करवा सकते हैं, एक दूसरे की मेडिकल जांच करवा सकते हैं कि वो शादी के लिए फिट है या फिर अनफिट है। ये आपको आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ है, आर्टिकल 21 के तहत आपको ये अधिकार मिला हुआ है। तो ये भाई आपका आर्टिकल 21 कंप्लीट। एक बार जल्दी से आप इसे कैप्चर कर लीजिए। हाँ तो भाई आपने इसे कैप्चर कर लिया होगा। अगर किसी भी भाई को कुछ भी पूछना है तो निसंकोच पूछ सकता है। आर्टिकल 21 तक, आर्टिकल 20 और 21 दो आर्टिकल अभी तक आपने पढ़े हैं। यहां तक किसी को कोई भी समस्या है तो पूछ लीजिए। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया अभी आर्टिकल 21। अब मैं बात कर रहा हूं प्रिया यादव नो डाउट, कुलदीप सैनी नो डाउट, नीतू जाट क्लियर है सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि एग्जाम में आप ये मान के चलें कि 99% यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। वो कौन सा? आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 का पार्ट ए, हिंदी में हम इसे कहेंगे अनुच्छेद 21 कै। आर्टिकल 21 का पार्ट किया गया है 21A, यानी इसे हम कह सकते हैं आर्टिकल 21 कै। अब ये आपको पता होगा कि आर्टिकल 21 जो पहले से अपने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में था, मूल संविधान में था, और आर्टिकल 21 कै बाद में जोड़ा गया है। इसे संविधान में भाई बाद में जोड़ा गया है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि कब जोड़ा गया, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 21A एडेड बाय 86th अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002 में। 86वां संशोधन कब हुआ था? 2002 में। शीतल यादव बिल्कुल 86th अमेंडमेंट 86वां संशोधन हुआ था 2002 में। जैसा कि रविंद्र चौहान ने बताया कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा, बिल्कुल भाई रविंद्र चौहान। तो देखिए आर्टिकल 21 कै को जोड़ा गया, 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। किसके लिए? ध्यान रखना, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। यानी कब से कब तक के लिए? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से लेकर
14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इसे हम हिंदी में बोलते हैं आर्टिकल 21 क को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। कौन सी उम्र के बच्चों के लिए भाई? 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए। और जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था कि 1:15 बजे जो साइकोलॉजी की क्लास आती है, उस साइकोलॉजी की क्लास में यही टॉपिक चल रहा है। शायद 4 या 5 दिन हो गए इस टॉपिक को चलते हुए आर्टिकल 21 क को, और ये आज या कल में कंप्लीट हो जाएगा। काफी लंबी डिटेल है, लेकिन यहाँ आप केवल इतना याद रख लें कि जो आर्टिकल 21 क है वह आर्टिकल 21 क 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार देता है। तो यहाँ से 3-4 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं सारे तरीके बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आएंगे, वो आप याद रखेंगे। पहली बात तो ये याद रखना, पहला प्रश्न पॉलिटी की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। पॉलिटी में पहला प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आप ध्यान रखेंगे 86वां संशोधन। कौन से वर्ष में जोड़ा गया, आप ध्यान रखेंगे 2002। यानी आरटी राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया कब? 2002 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि आरटी को पारित कब करवाया गया, आरटी पारित कब हुआ। और अगला प्रश्न आता है कि आरटी लागू कब हुआ। ये 3 प्रश्न आप याद रखेंगे कि आरटी को जोड़ा कब गया भाई? जोड़ा गया 2002 में। अब आप जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए कि आरटी को पारित कब करवाया गया, इंडियन पार्लियामेंट से इसे पास कब करवाया गया, जल्दी बताओ। एक प्रश्न का आंसर मैंने आपको दे दिया कि आरटी जोड़ा गया था 2002 में, जैसा कि शीतल यादव ने बताया आरटी पास करवाया गया था 2009 में। आरटी जो पास हुआ था वो 2009 में हुआ था। डेट भी अगर याद रखना चाहें, बिल्कुल नीनू 2009, शीतल यादव 1 अप्रैल 2010, बिल्कुल शीतल 1 अप्रैल 2010 को आरटी लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को आरटी लागू हुआ था और 26 अगस्त 2009 के दिन आरटी पारित हुआ था। इसमें कभी भी डेट नहीं पूछी जाएगी, केवल सन पूछी जाती है, ध्यान रखना। वैसे इसकी डेट है 26 अगस्त 2009, क्योंकि किसी भी अगर कोई भी एक एक्ट होता है तो उसे पास करने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की सहमति जरूरी है। तो सबसे पहले आरटी को पास करवाया गया था राज्यसभा से, उसके बाद इसे पास करवाया गया था लोकसभा से, और उसके बाद भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इस पर सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे। तो अगर किसी भाई को ज्यादा डिटेल चाहिए तो बता देता हूं कि इसे राज्यसभा से पास करवाया गया था 20 जुलाई 2009, इसे लोकसभा से पास करवाया गया 4 अगस्त 2009 और राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर किए 26 अगस्त 2009 के दिन। और जिस दिन राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए उस दिन मान लिया गया कि आरटी पारित हो गया। तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर कब हुए? 26 अगस्त 2009 के दिन। तो हम क्या कहेंगे कि आरटी पारित कब हुआ? तो पारित हुआ 26 अगस्त 2009 के दिन। आप सीधा याद रखें, केवल वर्ष याद रखें कि आरटी 2009 में पारित हुआ है और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। केवल 4 प्रश्न यहां से आते हैं पॉलिटी में, चारों आप याद रख लेंगे। पहला प्रश्न 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, पहला प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा पारित हुआ 2009 में, तीसरा प्रश्न लागू हुआ 2010 में, और चौथा प्रश्न मैंने कहा था केवल 4 ही प्रश्न आते हैं। चौथा प्रश्न कौन सा? कि कौन से राष्ट्रपति के द्वारा निःशुल्क एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए गए। तो जल्दी से बता दो कि इस पर कौन से राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे, यानी इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे भाई इस समय भारत के राष्ट्रपति? किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? कुलदीप सैनी मुखर्जी, यानी प्रणब मुखर्जी। भाई प्रणब मुखर्जी कुलदीप 2012 से लेकर 2017 तक थे, मैं 2009 की बात कर रहा हूं। प्रवीण प्रतिभा पाटिल, बिल्कुल प्रवीण सही आंसर है आपका। यानी किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? तो आप ध्यान रखेंगे कि इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यानी किसके द्वारा सिग्नेचर किए गए? तो सिग्नेचर किए गए थे श्रीमती प्रतिभा पाटिल के द्वारा। शीतल, रविंद्र, कुलदीप, बिल्कुल सही आंसर है भाई आपका। तो ये है आपका आर्टिकल 21 का पार्ट ए, राइट टू एजुकेशन। कैप्चर कीजिए।
हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए, वरना फिर आर्टिकल 22 पर चलें। और इसे मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में याद रखना आर्टिकल 21 का। मैंने पहले बोला था कि 99% यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल, अगला आर्टिकल 21 के बाद 22, आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22। आपने जो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था वो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था राइट टू फ्रीडम। और एक बात आपको बता दूं कि देखिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो हमें मौलिक अधिकार है वो एक तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार ही है। इसमें आपको पढ़ने में काफी समय लग जाता है। इसके बाद आप ये समझें कि 15 मिनट का काम है सारा ही। जैसे ही राइट टू फ्रीडम यानी जैसे आर्टिकल 22 कंप्लीट हो जाएगा तो 15 मिनट में बाकी के बचे हुए सारे मौलिक अधिकार कंप्लीट हो जाएंगे। यहां तक आपको डिटेल से पढ़ना है। तो देखिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 क्या है? तो आर्टिकल 22 कहता है कंजर्वेशन इन द केस ऑफ अरेस्ट। ध्यान रखेंगे, क्या कहता है? कंजर्वेशन इन द केस ऑफ अरेस्ट, यानी जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण के अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? तो वो आर्टिकल देता है आर्टिकल 22, आर्टिकल 22। क्या कहेगा आर्टिकल 22? आर्टिकल 22 में दिया गया है कंजर्वेशन इन केस ऑफ अरेस्ट। कंजर्वेशन इन केस ऑफ अरेस्ट यानी गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी के संदर्भ में व्यक्ति के पास कौन कौन से अधिकार होंगे। जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के संदर्भ में कौन कौन से अधिकार होंगे। तो देखिए मैं बोल रहा हूं, आप बोलने से सुन लें, बस वही आपके लिए इनफ रहेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला तो आ जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो अरेस्ट करते समय उसे अरेस्ट करने का कारण बताना जरूरी है। यानी सबसे पहला पॉइंट तो इसमें आ गया गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। हर एक व्यक्ति को, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से अरेस्ट किया जाता है तो उसे ये अधिकार है कि वो अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सके। दूसरा इसमें अधिकार आता है गिरफ्तारी की सूचना अपने पेरेंट्स को देने का अधिकार। यदि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, एक उचित कारण बताकर अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसे उस अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने पेरेंट्स को देने का अधिकार है। तीसरा इसमें अधिकार आता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश होने का अधिकार। यानी ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर वह कोर्ट में पेश करे। बाकायदा 24 घंटे में अवकाश का समय और ट्रैवल का समय शामिल नहीं होगा। अगर बीच में अवकाश आ जाता है, बीच में कोर्ट की छुट्टी आ जाती है, तो वो कोर्ट का समय यहाँ पर काउंट, वो छुट्टी का समय यहाँ पर काउंट नहीं होगा। और अगर कहीं दूर से व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे लाने में जितना यात्रा में समय लगेगा, जितना ट्रैवलिंग में जितना समय लगेगा, वो काउंट नहीं होगा। यानी यह अवकाश और यात्रा के समय को काटकर जो बाकी के शेष 24 घंटे बच गए, उन 24 घंटों में व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना जरूरी है। 3 तो ये हो गए भाई, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, गिरफ्तारी की सूचना पेरेंट्स को देने का अधिकार और गिरफ्तारी के 24 घंटे में न्यायालय में पेश होने का अधिकार। एक आता है फिर इसमें कि अपनी मर्जी का, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने मर्जी का अधिवक्ता, अधिवक्ता हम बोलते हैं एडवोकेट, वकील, अपने मर्जी का वकील चुनने का अधिकार रखता है। वह अपने केस की पैरवी करने के लिए, अपने केस की सुनवाई के लिए अपना एक कोई भी वकील हायर कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी का वकील हायर करने का, अपनी मर्जी का वकील चुनने का अधिकार है। और प्रावधान ये भी है कि अगर व्यक्ति किसी भी रूप में, चाहे वो आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से, यदि वो वकील हायर करने में कैपेबल नहीं है, वो वकील हायर करने में सक्षम नहीं है, तो उसे सरकारी वकील भी मुहैया कराया जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे आप, उस व्यक्ति को सरकारी वकील भी मुहैया कराया जाएगा। ये प्रावधान किए गए दोस्तों आर्टिकल 22 में। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, गिरफ्तारी की सूचना अपने परिजनों को देने का अधिकार, साथ में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर अवकाश व यात्रा के समय को छोड़कर व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है। और व्यक्ति को अपने मर्जी का वकील चुनने का अधिकार है। और यदि वह वकील को चुनने में सक्षम नहीं है, यदि वो वकील हायर करने में सक्षम नहीं है, तो उसे सरकारी वकील भी मुहैया कराया जाएगा। ये मैंने ध्यान रखना, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा नहीं है, इसके लिखे हुए नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। वहां से जो मैं बोल रहा हूँ वो कंप्लीट नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा।
जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी हैंड राइटिंग में मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, तो जितना मैंने बोला है वो सारा आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बताइए भाई, आर्टिकल 22 में आपको कुछ पूछना है तो, या फिर मुझे सहमति दीजिए कि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है भाई, मानसी, रोमा, प्रिया, केडे, नीनू, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार था, राइट टू फ्रीडम, वो कंप्लीट हो चुका है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम था। अब इसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो तीसरा अधिकार आ गया, वो तीसरा अधिकार आ गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शीतल यादव ने पूछा, कोई भी क्राइम करने से पहले अगर, चलिए शीतल कोई बात नहीं, आपने जो पूछा है वो बता देता हूं। आपने हालांकि अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्या लिखना चाह रहे थे आप, लेकिन जो मैं समझ रहा हूं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप पूछना चाह रहे हैं निवारक नजरबंदी को लेकर। सभी सुन लेना भाई ध्यान से। निवारक नजरबंदी, यही आप शायद पूछना चाह रहे हैं। निवारक नजरबंदी का मतलब क्या है कि अपराध करने से पहले व्यक्ति को अरेस्ट करना। अपराध करने से पहले गिरफ्तार करना निवारक नजरबंदी कहलाती है। अभी जो मैंने आपको आर्टिकल 22 पढ़ाया वो गिरफ्तारी से संबंधित है कि अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तार करते समय कौन कौन से अधिकार है। जबकि अगर किसी व्यक्ति ने अभी तक कोई अपराध नहीं किया है, कोई भी उसने क्राइम नहीं किया है, लेकिन यदि उसे क्राइम करने से पहले यदि उसे अरेस्ट किया जाता है तो उसे दोस्तों हम कहते हैं निवारक नजरबंदी। देखिए, इसका मतलब क्या है कि अगर पुलिस को किसी भी व्यक्ति पर यह संदेह हो जाता है कि ये व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है, ये व्यक्ति किसी घटना को अंजाम दे सकता है, हालांकि उसने अभी तक कोई अपराध किया नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त या 26 जनवरी का जैसे मान लीजिए प्रोग्राम है, दिल्ली में प्रोग्राम होने वाला है एक एज ए नेशनल फेस्टिवल, एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में। वहां पर किसी भी व्यक्ति की एक्टिविटीज को देखकर ये संदेह हो जाए कि ये व्यक्ति यहाँ पर किसी घटना को अंजाम दे सकता है, वहां पर भीड़ इकट्ठी होगी, 15 अगस्त या 26 जनवरी का पर्व मनाया जाएगा, वहां पर भीड़ इकट्ठी होगी, किसी भी व्यक्ति की एक्टिविटी को देखकर ये संदेह हो गया कि ये व्यक्ति यहाँ पर ब्लास्ट वगैरह कर सकता है, कोई भी घटना को अंजाम दे सकता है, तो भाई उसने अभी तक कोई अपराध तो नहीं किया है, लेकिन हमें उस व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है कि वो व्यक्ति अपराध ना करे। यदि हमें उसकी एक्टिविटी को देखकर ऐसा लगता है कि अपराध कर सकता है तो हमें उसे अपराध करने से रोकना होता है कि ये व्यक्ति अपराध ना करे, और उसे अपराध करने से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे कहा जाता है निवारक नजरबंदी, उसे निवारक नजरबंदी का नाम दिया जाता है। तो आप बताएं मुझे शीतल, समझ में आया नहीं आया? बाकी भाई भी किसी को कुछ भी पूछना है इससे संबंधित, निवारक नजरबंदी से संबंधित, तो बता दीजिए। निवारक नजरबंदी का सीधा सा मतलब होता है कि व्यक्ति को अपराध करने से रोकने हेतु अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना, वो निवारक नजरबंदी कहलाती है। शीतल, जो आपने पूछा था उसका आंसर मिल गया नहीं मिला आपको? नवीन लाठर, हाँ सर आ गया, ठीक है भाई नवीन, धन्यवाद। शीतल यादव आ गया सर। तो चलिए भाई, मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, लेकिन क्लास का समय हो गया, क्या करें, जाना पड़ेगा। रविंद्र चौहान पूछ रहे हैं 22 आर्टिकल में विधि इंपॉर्टेंट नहीं है क्या सर? भाई मैं रविंद्र आपका मतलब नहीं समझा कि आप विधि का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं। विधि इंपॉर्टेंट नहीं है क्या सर? प्रवीण ने पूछा, नो डाउट। रविंद्र चौहान भाई, मेरी क्लास का समय हो चुका है, जो आप पूछना चाहते हैं एक बार बताएं मुझे या फिर अगली क्लास में पूछें। मैं आपका मतलब नहीं समझा, आप विधि का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए भाई, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन से शुरू करना था, शोषण के विरुद्ध अधिकार से शुरू करना था। अब यहां से कंटिन्यू करेंगे, मंडे को शुरू करेंगे।
आपको पता है शनिवार रविवार को मेरी क्लास नहीं होती, सैटरडे और संडे को मेरी क्लास होगी नहीं। कल जो आपकी क्लास रहेगी वो अदर सब्जेक्ट की क्लास रहेगी। तो अब वापस मिलूँगा मंडे को। मंडे तक आप इनके अच्छे तरीके से नोट्स वगैरह बना लीजिए, इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। मंडे को हम शुरू करते हैं, आर्टिकल 23 से शुरू करेंगे और इसी के साथ साथ अगली क्लास में आज मिलूँगा 1:15 बजे। तो 1:15 बजे बाकी की जो बची हुई बातें हैं वो बातें करेंगे। आप में से भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो ध्यान रखना कि 1:15 बजे मैं क्या करवा रहा हूँ, आर्टिकल 21 का पार्ट फर्स्ट करवा रहा हूँ। वो डिटेल से चल रहा है वहाँ पर, 4-5 दिन हो गए उसे चलते हुए। जो भाई मैंने आपको बताया था राइट टू एजुकेशन, वहाँ राइट टू एजुकेशन चल रहा है डिटेल से। तो तृप्ति जाट, धन्यवाद। केडी ओके सर जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे भी 1:15 बजे, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।